एक बार का जिक्र है कि मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक उनकी चतुराई और हास्य के कारण मशहूर हो गया था। एक दिन एक राजा ने उनके बारे में सुना और सोचा कि क्यों न उनकी बुद्धिमानी का खुद परीक्षण किया जाए। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नसीरुद्दीन राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बड़े होशियार हो और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। तो क्यों न मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं? नसीरुद्दीन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आप सवाल करें, मैं अपनी समझ के अनुसार जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? राजा ने सोचा कि यह आसान सवाल है, लेकिन वह नसीरुद्दीन के जवाब से हैरान करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। इसे कोई खरीद नहीं सकता और जो एक बार चला जाए वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राजा नसीरुद्दीन के इस जवाब से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इस साधारण उत्तर में भी कितनी गहराई है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब राजा ने एक और सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा झूठ क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि सच तो यह है कि हम सभी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन के जवाब को सुनकर सिर हिलाया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तीसरा सवाल, सही इंसान की पहचान कैसे होती है? राजा ने सोचा कि अब कुछ कठिन पूछा जाए। उन्होंने पूछा, नसीरुद्दीन, एक सच्चे और सही इंसान की पहचान कैसे होती है? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, एक सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके वचनों से। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सही मायनों में सच्चा है। राजा के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन हर उत्तर में गहरा संदेश दे रहे हैं। चौथा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अब राजा ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानना चाहा। उन्होंने पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार जीवन का असली उद्देश्य क्या है? नसीरुद्दीन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, महाराज, जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना है। हम सब यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं, और अगर हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बना सकें तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजा नसीरुद्दीन के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि नसीरुद्दीन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक गहरे विचारक भी हैं। अंत में राजा ने इनाम दिया। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया और कहा, तुम्हारे उत्तरों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में हमेशा एक खास स्थान देना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं अपनी समझ को आपके साथ साझा कर सका। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस तरह नसीरुद्दीन अपनी सरलता, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण राजा के दिल में एक खास स्थान बना गए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में हमेशा के लिए जगह दी और राज्य के सभी लोग नसीरुद्दीन की प्रशंसा करने लगे। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी हमेशा साधारणता और विनम्रता में छुपे होते हैं। नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है।
कहानी एक। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके बचपन के दोस्त अहमद की बहुत प्यारी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। हालांकि उनकी दोस्ती की परीक्षा तब हुई जब एक मजेदार और समझदारी से भरी घटना घटी। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन अहमद ने नसीरुद्दीन को अपने घर खाने पर बुलाया। अहमद के पास बहुत सारा पैसा था और वह चाहता था कि नसीरुद्दीन उसके पास थोड़ा समय बिताएं और उसकी संपत्ति को देखें। नसीरुद्दीन एक साधारण आदमी थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके बावजूद वे बहुत संतुष्ट और खुश रहते थे। जब नसीरुद्दीन अहमद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ढेर सारी खाने की चीजें और भव्य सजावट की गई थी। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे, अहमद ने कहा, नसीरुद्दीन, मुझे लगता है कि दोस्ती में एक दूसरे का साथ देने का मतलब है, पर मेरे पास इतना कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। क्यों न हम यह दोस्ती थोड़ा संतुलित करें। नसीरुद्दीन की समझदारी। नसीरुद्दीन ने अहमद की बात को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अहमद, दोस्ती का मतलब हमेशा समान चीजें रखना नहीं होता। दोस्ती दिल से होती है, न कि संपत्ति से। अहमद ने उनकी बात को मजाक में लिया और बोला, ठीक है, चलो एक परीक्षा करते हैं। मैं तुम्हें एक रात के लिए अपने बगीचे में सोने का प्रस्ताव देता हूं। अगर तुमने वहां बिना किसी डर के रात बिता ली तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है। नसीरुद्दीन को यह प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यह उनके दोस्त की परीक्षा है, न कि उनकी। बगीचे में रात बिताने की चुनौती। रात होते ही नसीरुद्दीन बगीचे में अकेले सोने चले गए। बगीचा बहुत बड़ा था और वहां रात में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन नसीरुद्दीन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और ठंड में खुद को संभालते हुए सो गए। सुबह होते ही अहमद वहां पहुंचा और बोला, नसीरुद्दीन, क्या तुमने पूरी रात यहां बिता ली? नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने रात यहीं बिताई, लेकिन एक छोटे से अलाव का सहारा लिया ताकि ठंड न लगे। अहमद ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया। तुमने आग का सहारा लिया, इसलिए यह परीक्षा पूरी नहीं हुई। नसीरुद्दीन का मजेदार जवाब। नसीरुद्दीन ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अहमद, अगर आग की थोड़ी सी गर्मी ने मेरी रात आसान कर दी तो दोस्ती का थोड़ा सा सहारा भी हमें एक दूसरे के पास ला सकता है। दोस्ती में सहारा लेना धोखा नहीं है, बल्कि सच्चे दिल का प्रतीक है। अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नसीरुद्दीन से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि दोस्ती संपत्ति, चुनौती या परीक्षाओं से नहीं मापी जा सकती, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से परखी जाती है। अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में कोई परीक्षा नहीं होती और यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी और अपने सच्चे दिल से अहमद को यह बात समझाई और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे गांव में रहते थे। उनकी चतुराई और हास्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि के कारण उनके कई दुश्मन भी बन गए थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। इनमें से एक दुश्मन ने ठान लिया कि वह नसीरुद्दीन को हराकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। दुश्मन की चाल। एक दिन नसीरुद्दीन का यह दुश्मन गांव में आया और उसने लोगों से कहा, मुझे सुना है कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत चतुर है, पर मुझे नहीं लगता कि वह इतना चतुर है कि मेरी पहेलियों का जवाब दे सके। अगर वह मेरे सवालों का सही उत्तर दे देता है तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। गांव के लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने नसीरुद्दीन को बुलाया।
नसीरुद्दीन हंसते हुए वहां पहुंचे और बोले, तो मेरे दोस्त क्या बात है? आज तुमने मुझे चुनौती देने का सोचा है। दुश्मन ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी और कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें महान मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सवाल। दुश्मन ने पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन बताओ, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति अपने पास रखता है? नसीरुद्दीन ने बिना देर किए जवाब दिया, समय। समय सबसे मूल्यवान है क्योंकि एक बार यह चला जाए तो लौटकर नहीं आता। इसे कोई भी न खरीदा सकता है और न ही बेच सकता है। दुश्मन ने सोचा कि सवाल आसान था, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। अब दुश्मन ने दूसरा सवाल किया, अच्छा बताओ कि सबसे भारी चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति अपने कंधों पर ढोता है? नसीरुद्दीन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इंसान की जिम्मेदारियां। यह सबसे भारी चीज होती है क्योंकि इसे हर व्यक्ति खुद ढोता है और इसे नहीं बांटा जा सकता है। जो जिम्मेदारी से भागता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। दुश्मन हैरान रह गया, लेकिन उसने अब आखिरी सवाल के लिए खुद को तैयार किया। तीसरा सवाल। दुश्मन ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को चुनौती देने के लिए एक कठिन सवाल पूछा, अच्छा नसीरुद्दीन, यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग हमेशा देखते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मित्र, यह इंसान का दिल है। लोग दूसरों का दिल तो देखते हैं लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति की भावनाएं और विचार उसके दिल में छिपे होते हैं, जिन्हें जानना कठिन होता है। नसीरुद्दीन की जीत। दुश्मन नसीरुद्दीन के सभी उत्तरों को सुनकर चकित रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और गांव के लोगों से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन सच में महान हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूँ। गांव के लोग बहुत खुश हुए और नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। दुश्मन ने भी नसीरुद्दीन के सामने सिर झुका लिया और उनसे माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि इंसान को अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। नसीरुद्दीन की समझदारी और चतुराई ने न केवल उनके दुश्मन को हरा दिया, बल्कि उसे एक सबक भी सिखाया कि इंसानियत और बुद्धिमानी सबसे बड़े गुण हैं। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन का एक पुराना दोस्त शहर में आया। उसका नाम करीम था और वह बहुत दिनों बाद मुल्ला से मिलने आया था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और जब भी मुल्ला अपने पुराने दिनों को याद करते, उन्हें करीम की बहुत याद आती थी। मिलन और मेहमानवाजी। करीम के आने से मुल्ला बहुत खुश हुए। उन्होंने करीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने घर में रहने के लिए कहा। मुल्ला ने करीम की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन नई नई चीजें बनाकर उसे खिलाते और करीम भी मुल्ला की मेहमानवाजी से बहुत खुश था। कुछ दिन तो ऐसे ही आराम से बीते, लेकिन एक दिन करीम ने कहा, नसीरुद्दीन भाई, मुझे अब वापस जाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कर्ज लेना चाहता हूँ। कर्ज का मुद्दा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, भाई, तुमने मुझसे ऐसा कर्ज कभी नहीं मांगा, तुम अचानक क्यों मांग रहे हो? तुम्हें जो चाहिए बिना कर्ज कहे ही ले लो। करीम मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मुझे असल में कुछ सोने की मोहरें चाहिए। मैं लौटकर जल्दी ही वापस कर दूंगा। नसीरुद्दीन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने करीम को कुछ मोहरें दे दी।
मुल्ला को इस बात पर पूरा यकीन था कि करीम जल्दी ही उसे ये मोहरें लौटा देगा, और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वादे का इंतजार। करीम ने मुल्ला को अलविदा कहा और वापसी की राह पकड़ ली। मुल्ला ने सोचा कि करीम जल्द ही लौट आएगा, लेकिन कई महीने बीत गए और करीम का कोई पता नहीं था। मुल्ला ने संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन करीम से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मुल्ला अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और करीम का जिक्र छिड़ गया। सभी ने पूछा कि मुल्ला ने आखिर करीम को कर्ज क्यों दिया। चतुराई भरा सबक। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि करीम मुझसे कुछ दिन के लिए कर्ज मांगने आया था, लेकिन असल में उसने मुझसे दोस्ती मांगी थी। यदि करीम वाकई मेरे दोस्त होते तो वह कर्ज लेकर कभी भागता नहीं। उसने मुझे सिखा दिया कि असली दोस्त वह नहीं जो जरूरत में पैसे मांगे, बल्कि वह है जो समय पर साथ दे। फिर मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, चलो, उसने दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया। मोहरों से कहीं ज्यादा कीमती सबक सीख लिया मैंने। सभी दोस्त हंसने लगे और मुल्ला की बातों पर सोचने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने करीम को माफ कर दिया और फिर अपनी जिंदगी में नए अनुभवों के साथ आगे बढ़े। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में लेन देन की कोई जगह नहीं होती, बल्कि उसमें भरोसा और सम्मान होना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह समझदारी और जीवन को सरल दृष्टि से देखने की आदत ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की सड़क पर टहल रहे थे। गर्मी का दिन था और मुल्ला थके हुए थे। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक भिखारी उनके पास आया और उनसे कुछ पैसे मांगने लगा। भिखारी, मुल्ला साहब, कुछ पैसे दे दीजिए। कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। मुल्ला ने उसकी हालत देखी और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे भिखारी को दिखाते हुए पूछा, मुल्ला, तुम अगर यह सिक्का पाओगे तो इसे कैसे खर्च करोगे? भिखारी ने सोचा और कहा, मुल्ला साहब, मैं इससे रोटी खरीदूंगा। मुल्ला, और अगर रोटी खाने के बाद तुम्हें फिर से भूख लगी तो? भिखारी, तो फिर किसी और से भीख मांग लूंगा। मुल्ला ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह सिक्का दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। भिखारी ने तुरंत सिर हिलाया और पूछा, क्या शर्त है मुल्ला साहब? मुल्ला, शर्त यह है कि तुम इस सिक्के को ऐसे खर्च करो कि तुम्हें बार बार भीख मांगने की जरूरत न पड़े। भिखारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर उसने सोचा कि अगर वह इस पैसे से कुछ ऐसा खरीदे जिससे रोजी रोटी कमाई जा सके, तो उसे बार बार भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भिखारी ने कुछ देर बाद कहा, मुल्ला साहब, अगर आप मुझे थोड़ा और पैसे दें तो मैं एक छोटा सा फल बेचने का काम शुरू कर सकता हूँ। मैं रोज सुबह फल खरीदूंगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। इस तरह मैं रोजी रोटी कमा सकूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था कि तुम समझो। मेहनत से कमाई हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। यह लो, मैं तुम्हें कुछ और पैसे देता हूं ताकि तुम अपने काम की शुरुआत कर सको। मुल्ला ने भिखारी को पैसे दिए और भिखारी ने आभार व्यक्त किया। उसने वादा किया कि वह अब भीख नहीं मांगेगा और मेहनत करके अपनी आजीविका कमाएगा। कुछ महीनों बाद मुल्ला उसी रास्ते पर फिर से टहलते हुए आए और देखा कि वही भिखारी अब सड़क किनारे फल बेच रहा था। उसके पास अच्छे फल थे और वह खुश दिखाई दे रहा था। उसने मुल्ला को देखते ही पहचान लिया और उनके पास आकर धन्यवाद दिया। भिखारी, मुल्ला साहब, आपके उन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आपने मुझे सिर्फ भीख दी होती तो मैं अभी भी भिखारी ही रहता।
लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया और आज मैं अपने बल पर कमाता हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे संतोषजनक होता है। याद रखना, किसी को भीख मांगना नहीं चाहिए अगर उसमें मेहनत करने की शक्ति हो। अंत। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि सही दिशा दिखाने से होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस भिखारी को मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया, जो जीवन भर उसके काम आया। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके गांव में आए दिन अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, और नसीरुद्दीन हमेशा हर मुश्किल का हल ढूंढ निकालते थे। एक दिन उनके गांव में एक मूर्ख चोर आ गया, जो चोरी करने में माहिर तो नहीं था, पर खुद को बहुत चालाक समझता था। चोर की योजना। इस मूर्ख चोर ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक पोटली में ढेर सारा सोना और कीमती चीजें हैं। उसने सोचा कि अगर वह पोटली चुरा ले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। उसने नसीरुद्दीन के घर के आसपास घूमना शुरू किया और मौका देखकर उनके घर में दाखिल हो गया। मुल्ला की चाल। मुल्ला नसीरुद्दीन को चोर के आने का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस मूर्ख चोर को एक मजेदार सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक खाली बक्सा लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसे कपड़े में लपेटकर पोटली जैसा बना दिया। फिर उन्होंने पोटली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में एक गड्ढे में दबा दिया और ध्यान से उस जगह को देखा, जैसे कि कुछ अनमोल वस्तु छुपा रहे हों। चोर की हरकतें। चोर ने मुल्ला को यह सब करते हुए देख लिया। उसे विश्वास हो गया कि यही वह कीमती पोटली है जिसकी उसे तलाश थी। मुल्ला के जाने के बाद वह धीरे से गड्ढे के पास गया और पोटली को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसे केवल मिट्टी मिली। वह चौंक गया और बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मुल्ला ने उसे धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने फैसला किया कि वह मुल्ला के पास जाकर असली पोटली का पता लगाएगा। मुल्ला और चोर का सामना। अगले दिन चोर ने मुल्ला के पास जाकर सीधा सवाल दागा, मुल्ला, मुझे पता है कि तुमने असली पोटली को छुपा रखा है। मुझे असली पोटली चाहिए, जिसमें सोना और कीमती सामान है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, असली पोटली तो मैंने कल ही उसी गड्ढे में रख दी थी। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद वहां जाकर देख सकते हो। चोर को मुल्ला पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह फिर से वहीं गया और पोटली को खोदने लगा। उसने वहां कई बार खुदाई की, लेकिन उसे सिर्फ मिट्टी ही मिली। इस बार वह बहुत निराश हुआ और समझ गया कि मुल्ला ने उसे एक मजेदार सबक सिखाया है। चोर का सबक। थक-हार कर चोर मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, तुमने मेरी बेवकूफ़ी का मजाक बना दिया। मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मुल्ला हंसते हुए बोले, भाई, चोरी करना गलत है। मेहनत से जो मिलता है वही असली खजाना होता है। इस पोटली में कोई कीमती चीज नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी इस चाल से सीख जाओ कि मेहनत का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। अंत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस मूर्ख चोर को एक बड़ी सीख दी। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। मुल्ला की चतुराई ने न केवल एक चोर को सुधारा, बल्कि पूरे गांव में उनके ज्ञान और समझदारी की फिर से प्रशंसा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और सही राह पर चलने का महत्व सबसे अधिक होता है। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन और राजा की कहानी। एक बार का किस्सा है।
मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। हर कोई उनके मजाकिया अंदाज और समझदारी की मिसालें देता था। एक दिन एक राज्य का राजा भी नसीरुद्दीन से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। उसने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलावा भेजा ताकि वह उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सके। जब नसीरुद्दीन राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया, लेकिन उनके मन में नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को परखने की योजना थी। राजा की परीक्षा। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही समझदार और चतुर व्यक्ति हो, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहरी है। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके सवालों का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है। आप सवाल पूछिए। पहला सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? नसीरुद्दीन ने बिना किसी देर के उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। मृत्यु ही इस दुनिया की सबसे अटल सच्चाई है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। राजा ने सोचा कि यह उत्तर बहुत ही गहरी समझ का प्रतीक है। उन्होंने नसीरुद्दीन को चुनौती देने के लिए दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। राजा ने पूछा, अच्छा, बताओ सबसे बड़ी खुशी क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुशी देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारी आत्मा भी सच्चे सुख का अनुभव करती है। राजा को यह उत्तर भी बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरी सवाल और कठिन होना चाहिए। तीसरा सवाल। अब राजा ने एक गहरी सांस ली और तीसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बहादुर कौन है? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बहादुर वह होता है जो अपने डर पर काबू पाता है। जो अपने भय का सामना करता है और सच का साथ देता है, वही सबसे बहादुर है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति नहीं डरा सकती। राजा की परीक्षा में पास। राजा नसीरुद्दीन के सभी जवाबों से प्रभावित हुए और सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की बातें केवल समझदारी की नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों की भी परिचायक हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी समझदारी और ज्ञान मेरे राज्य के लिए अनमोल हैं। इसके बाद राजा ने नसीरुद्दीन को एक कीमती इनाम दिया और उन्हें अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। नसीरुद्दीन ने राजा की मदद से राज्य में सुधार किए और लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई कहानियां मशहूर हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ अक्सर अनोखे और मजेदार किस्सों में पड़ जाते थे। यहाँ एक विस्तृत कहानी है जिसमें नसीरुद्दीन और उनके गधे के बीच का एक अनोखा और मजेदार प्रसंग है। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा और न्याय का फैसला। एक दिन की बात है, नसीरुद्दीन का गधा अचानक कहीं गायब हो गया। नसीरुद्दीन ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन गधे का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर वे गांव के चौपाल पर पहुंचे और गांव वालों से मदद मांगी। नसीरुद्दीन, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों,
मेरा गधा खो गया है। अगर किसी ने उसे देखा हो तो बताने का कष्ट करें। गांव वाले उनकी परेशानी देखकर हैरान थे, क्योंकि नसीरुद्दीन का गधा उनके लिए बहुत खास था। सभी ने मिलकर नसीरुद्दीन के गधे को ढूंढने का फैसला किया। गांव में गधे की खोज। गांव के सभी लोग नसीरुद्दीन के गधे को ढूंढने में जुट गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन गधा कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार गांव के एक छोटे लड़के ने बताया कि उसने गधे को गांव के बाहरी इलाके में एक झाड़ी के पास देखा था। नसीरुद्दीन तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि उनका गधा एक झाड़ी में फंसा हुआ था। नसीरुद्दीन ने जल्दी से गधे को झाड़ी से निकाला और उसे प्यार से थपथपाते हुए बोले, तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों गया था। गधे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह इस घटना का सबक सभी गांव वालों को सिखाएंगे। गधे पर न्याय का फैसला। नसीरुद्दीन गांव की चौपाल में पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि वह इस मामले पर न्याय करने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोग अचंभित हो गए और सोचने लगे कि गधे पर न्याय का फैसला क्यों किया जा रहा है। नसीरुद्दीन, सभी लोग ध्यान दें। आज हम इस बात का निर्णय करेंगे कि मेरे गधे ने मुझे छोड़कर जाने का गुनाह क्यों किया। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन नसीरुद्दीन ने गंभीरता से बात को आगे बढ़ाया। नसीरुद्दीन, मुझे लगता है कि मेरा गधा किसी और से ज्यादा प्यार करता है। अगर वह मुझसे दूर जाकर झाड़ियों में घूमना चाहता है तो क्या यह ठीक है? एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नसीरुद्दीन, यह तो सिर्फ एक गधा है, इसका क्या दोष? नसीरुद्दीन, यह ठीक है, लेकिन हम सबके लिए एक सबक है कि कभी-कभी हम अपनों को बिना उनकी वजह जाने दोष देते हैं। मेरे गधे ने शायद वहां कुछ खाने के लिए या आराम के लिए ही जगह खोजी होगी। यह गधा नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच का सवाल है कि हम दूसरों के व्यवहार को कैसे समझते हैं। गांव वाले समझ गए कि नसीरुद्दीन का असली मकसद था सबको सहनशीलता और समझ की सीख देना। सभी ने उनकी बात से सहमति जताई और इस किस्से को मजाक और हंसी के साथ याद किया। अंत। उस दिन के बाद गांव में यह चर्चा होती रही कि नसीरुद्दीन ने अपने गधे के माध्यम से गांव वालों को एक बड़ी सीख दी थी। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि दूसरों के व्यवहार को बिना कारण जाने गलत नहीं समझना चाहिए। कभी-कभी चीजें उतनी गंभीर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे और अपनी बुद्धिमानी से गांव को एक नया सबक सिखाया। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अपने चतुर उत्तरों और हास्य भरी बातें के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि वे थोड़ी यात्रा करें और गांव से बाहर जाएं। उन्होंने अपना गधा लिया, जो उनकी सबसे अच्छी साथी थी। यात्रा की शुरुआत। जैसे ही नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर यात्रा पर निकले, उन्होंने रास्ते में कई गांवों और शहरों को पार किया। रास्ते में वे अपनी गधे को भी समझाते रहे, देखो प्यारे गधे, हमें इस यात्रा में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम मेरी साथी हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। गधे की काबिलियत। एक दिन यात्रा के दौरान नसीरुद्दीन और उसका गधा एक जंगल के पास पहुंचे। अचानक गधे ने रुककर झाड़ियों में कुछ खाने के लिए झुकने की कोशिश की। नसीरुद्दीन ने गधे को रोका और कहा, नहीं, तुम यहाँ खाना नहीं खा सकते, हमें आगे बढ़ना है। गधा थक गया था और उसने कुछ देर बाद फिर से खाने की कोशिश की। नसीरुद्दीन ने उसे फिर से मना किया। गधा बोला, मुल्ला, मैं थक गया हूं और मुझे खाने की जरूरत है। गधे का विद्रोह। गधे ने अपनी बात समझाने के लिए नसीरुद्दीन पर थोड़ा जोर डाला।
लेकिन नसीरुद्दीन ने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गधे ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मेरी मदद से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक योजना। नसीरुद्दीन ने सोचा कि अगर वह गधे को उसकी जिद के बारे में समझा दे तो शायद वह मान जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गधा अपने मालिक के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मालिक ने जवाब दिया, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसने गधे को छोड़ दिया। गधा सोच में पड़ गया और बोला, तो उस गधे ने क्या किया? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अगले दिन अपने मालिक को समझाया कि उसे भी खाने का हक है। समझौता। गधे ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे थोड़ी देर रुकने की अनुमति चाहिए तो क्या तुम मुझे मना करोगे? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मना करूंगा। चलो, तुम थोड़ी देर रुक सकते हो। इस पर गधा खुश हो गया और उसने झाड़ियों में जाकर कुछ खाया। नसीरुद्दीन ने उसकी इच्छाओं को समझा और वे दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें दूसरों की इच्छाओं को समझने और उनकी बातों को सुनने की जरूरत होती है। नसीरुद्दीन ने न केवल अपने गधे को समझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना जरूरी है। कहानी 9। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वे अपने चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बहुत से मित्र थे, जिनमें से एक का नाम था सलीम। सलीम नसीरुद्दीन का सबसे करीबी मित्र था और वे अक्सर एक दूसरे के साथ मजेदार कहानियां सुनाते और जीवन के बारे में चर्चा करते थे। एक नई चुनौती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गांव के लोग भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता का शीर्षक था, सबसे चतुर व्यक्ति कौन है, और पुरस्कार था एक बड़ा सोने का सिक्का। नसीरुद्दीन और सलीम ने सोचा कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। जब दोनों प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई लोग इकट्ठा हुए थे। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को एक सवाल का उत्तर देना था और जो सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पहला सवाल। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, एक आदमी एक पत्ते पर बैठा है और पत्ता एक झील में गिर जाता है। वह आदमी कैसे बचेगा? सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। नसीरुद्दीन ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, वह आदमी पत्ते पर नहीं बैठा था, बल्कि उसने अपने पैर झील में डाल दिए थे। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन ने प्रतियोगिता में पहला सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल था, यदि एक बाघ और एक शेर एक दूसरे से लड़े तो कौन जीतेगा? इस बार सलीम ने हाथ उठाया और कहा, यह तो निर्भर करता है कि लड़ाई में किसका दिमाग ज्यादा तेज है। अगर बाघ तेज है तो वह जीतेगा, लेकिन अगर शेर की योजना बेहतर है तो वह जीत सकता है। सभी लोग इस उत्तर पर चकित रह गए। सलीम ने भी सही उत्तर दिया और प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। अंतिम सवाल। अब प्रतियोगिता का अंतिम सवाल था, तुम्हारे पास दो बर्तन हैं, एक में पानी और दूसरे में तेल। तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा बर्तन भारी है? इस बार नसीरुद्दीन ने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, सलीम, हमें इसे एक नया दृष्टिकोण देना होगा। हम पहले पानी और तेल को मिला सकते हैं। जब हम इसे मिलाते हैं तो जो बर्तन ज्यादा उथला होगा वह हल्का होगा। सलीम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन हमें इसे करना होगा। पुरस्कार जीतना। दोनों ने मिलकर बर्तनों का परीक्षण किया और सही उत्तर दिया।
अंत में प्रतियोगिता का निर्णायक ने घोषणा की कि नसीरुद्दीन और सलीम ने सबसे अच्छे उत्तर दिए हैं और उन्हें पुरस्कार के तौर पर सोने का सिक्का मिला। गांव वाले दोनों मित्रों की बुद्धिमानी और टीम वर्क की प्रशंसा करने लगे। नसीरुद्दीन और सलीम ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई में साथ दे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करे। नसीरुद्दीन और सलीम की मित्रता ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और वे हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनकर रहे। कहानी 10। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे। उस गांव में एक पागल आदमी भी रहता था जिसे लोग पागल बाबा के नाम से जानते थे। पागल बाबा अक्सर अजीबोगरीब बातें करते और गांव के लोगों को हंसाते रहते थे, लेकिन उनकी बातों में कभी कभी गहरी सच्चाई भी छिपी होती थी। एक दिन का किस्सा। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न पागल बाबा से कुछ मजेदार बातें की जाएं। उन्होंने बाबा को गांव के चौराहे पर बैठा देखा। नसीरुद्दीन उनके पास गए और पूछा, पागल बाबा, तुम क्यों पागल हो? पागल बाबा ने एक जोरदार हंसी में जवाब दिया, अरे भाई, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो वे लोग हैं जो अपने जीवन में हंसी नहीं खोज पाते। नसीरुद्दीन ने सोचा कि बाबा की बात में कुछ सच्चाई है। उन्होंने बाबा से और सवाल किए, अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम क्या हो? पागल बाबा का ज्ञान। पागल बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस खुश रहने वाला आदमी हूँ। खुश रहने के लिए पागल होना जरूरी है। देखो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी को किसी भी चीज से बड़ा समझता हूँ। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह तो बड़ा ज्ञान है। उन्होंने फिर एक मजेदार सवाल पूछा, तो पागल बाबा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहनते हो? पागल बाबा ने उत्तर दिया, भाई, ये कपड़े मेरे भीतर की खुशी का प्रतीक हैं। जो लोग मेरी तरह पागल हैं, वे जानते हैं कि असली कपड़े तो हमारे विचार होते हैं, न कि ये बाहर के कपड़े। गांव वालों का मजाक। गांव के लोग इधर-उधर खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। एक गांव वाला बोला, देखो नसीरुद्दीन, तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन यह पागल तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, पागल बाबा ने मुझे सिखाया है कि खुशी और पागलपन एक ही चीज है। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। बाबा का चमत्कार। तभी अचानक पागल बाबा ने अपने पास एक बर्तन निकाला और उसमें से कुछ रंगीन पत्थर निकाले। उन्होंने कहा, ये पत्थर तो मुझे हमेशा खुशी देते हैं। जब मैं इन्हें देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ। गांव वाले हैरान रह गए और नसीरुद्दीन ने कहा, देखो ये पत्थर कितने अनमोल हैं। ये हमें यह सिखाते हैं कि खुशी किसी भी चीज में छिपी हो सकती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन और पागल बाबा के बीच का संवाद गांव में एक नई रोशनी लेकर आया। गांव के लोग अब पागल बाबा को केवल पागल नहीं, बल्कि एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन में खुश रहने के लिए कभी कभी पागलपन की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का राज अक्सर हमारी सोच में ही छिपा होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए।